इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे वो काम करता है, डिफ्लेशन क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, इन सारी चीजों को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट के बढ़ते हुए प्राइसेस। वहीं दूसरी ओर बात करें डिफ्लेशन, मतलब कि आप कह सकते हैं उसका जस्ट अपोजिट। वैसे आज का ये लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला। जस्ट बिकॉज आज के इस लेक्चर में ये मैं पूरी सीरीज डालूंगा 2 से 3 लेक्चर्स की, जिसमें हम आरबीआई की वेबसाइट भी विजिट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट, ये सारी चीजें, फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, वो सारी चीजें जो हैं समझेंगे। एंड आज के इस लेक्चर में बस हम इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को किस तरीके से कंट्रोल करा जाता है, उस चीज को आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि राणा। वैसे भूले तो नहीं हो, काफी टाइम हो गया लेक्चर्स डाले। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन होता क्या है, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया, महंगाई या फिर प्रोडक्ट के बढ़ते हुए प्राइसेस, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। पर होता क्यों है, इसको पहले समझते हैं। इन्फ्लेशन जो होता है, हमें सभी को पता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड, नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ज्यादा इंग्लिश होगी, सॉरी। ह्यूमन वांट्स जो है मतलब ह्यूमन की, लोगों की इच्छाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कम है, बल्कि कम नहीं है, जो रिसोर्सेज हैं उनके भी अलग अलग यूजेस हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है, आप उसको देके, मतलब आज से 1 साल पहले की बात करें तो उसी 100 रुपए की करेंसी को देके आपको 2 कोक की बोतल मिला करती थी। आज आपको उसके 100 रुपए की करेंसी के बदले, 1 नोट के बदले 1 बोतल मिलती है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो है परचेजिंग पावर कम हुई पिछले साल के कंपैरिजन में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे जब आप बात करते हो तो वो हमेशा बताते हैं ना कि हमारे जमाने में जो है 10 से 15 रुपए में जो है हम पूरे घर का राशन ले आते थे। एंड आज की बात करें तो एक मिनिमम जो मतलब 4 बंदों की जो फैमिली होती है, उसमें भी आपको 2 से 3 हजार रुपए का राशन आराम से लग जाता है। तो उस टाइम से और इस टाइम का गैप जो हम देख रहे हैं वो इन्फ्लेशन है। ये क्या दिखाता है, परचेजिंग पावर कम हुई है और दूसरी ओर महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज होती है इन्फ्लेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप फ्रूट सेलर हैं और आप जो है एप्पल सेल करते हैं। आपने उसका बेस प्राइस रख रखा है 50 रुपीज। आपका एक कस्टमर आता है जो कि काफी पुराना कस्टमर है, तो आपको पता है कि यार ये मेरे से डिस्काउंट जरूर मांगेगा ही मांगेगा, तो आप उसे सिर्फ 50 की जगह 70 रुपीज बताते हैं कि अगर जो ये कम करेंगे 50 रुपीज से मैं ले आऊंगा आराम से। वो कहता है भाई थोड़ा सा तो कम। आप कहते हो देख लो यार 70 से 60 कर लेते हैं। भाई हमारे भी जालिम पेट का सवाल है, 60 दे दो आप, तो 60 पे रेडी हो जाता है। आप कहते हो अरे वाह 60 में रेडी हो गया। दूसरा एक और आता है ग्राहक, उसे भी आप ऐसी 60 में सेल कर देते हो। आप नोटिस करते हो कि यार सभी ले रहे हैं, तो आप उसका प्राइस 60 कर देते हो। ये क्या था, इन्फ्लेशन। तो ये सिचुएशन इन्फ्लेशन को इंडिकेट करती है। इन्फ्लेशन में हमेशा एक प्रोडक्ट नहीं आता, एक गुड नहीं आता, उसमें इकोनॉमी के सभी नेसेसिटीज वाले गुड्स आते हैं, जिसमें नेसेसिटीज के सारे गुड्स होते हैं। अगर जो उसके प्राइसेस अप होते हैं तो मान लो कि इन्फ्लेशन का टाइम आ गया है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, उसमें प्राइसेस कम हो जाते हैं। अब आप कहोगे प्राइसेस कम होते हैं तो यार प्रॉब्लम कहाँ से होगी, हमारे लिए तो सही है कि प्राइसेस कम हो गए, हमको प्रोडक्ट जो महंगा मिल रहा था वो अब सस्ते में मिल रहा है। ज्यादा डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं होता। वो क्यों अच्छा नहीं होता अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले एक सिचुएशन और कंपेयर करते हैं। आपने डिसइन्फ्लेशन जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो अभी बताता। मान लीजिए 1 लीटर जो फ्यूल है वो आप 100 रुपए पर लीटर पड़ता था, उसके प्राइसेस हो गए 140 रुपए। धीरे धीरे बढ़ के उसके प्राइसेस 140 पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब उसके क्या है, हमने जो बेस ईयर ले रखा है वो आपका 100 रुपीज है। नेक्स्ट ईयर जो होता है सब्सिडी वगैरह देके जो है उसका प्राइस कम हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है कितना, 120 पे। अब आप कहोगे डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई। नहीं, डिफ्लेशन की सिचुएशन इसलिए नहीं आई क्योंकि प्राइसेस कम हुए हैं, बट बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस अभी भी ज्यादा हैं। तो ये डिसइन्फ्लेशन होता है। डिसइन्फ्लेशन मतलब कम हुआ है इन्फ्लेशन पर अभी भी है, डिफ्लेशन के जितना नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये डिसइन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं डिफ्लेशन पे। डिफ्लेशन पे क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि मार्केट में पैसा नहीं है, तो खर्च कैसे करेंगे। अब मार्केट में कैसे पैसा नहीं है, एक सिचुएशन हमेशा समझना। आपको अगर जो बोला जाए कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है,
मार्केट में पैसे मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो मनी सप्लाई, मान लीजिए आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की। अब आप ही के जैसे मार्केट की बात हो रही है, मार्केट मतलब पूरी कंट्री की बात हो रही है, एंड मैंने शुरू में बोला था हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है एज कम्पेयर टू ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो पता ही है हमें क्या होगा, मे बी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। वहीं पे डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है प्राइसेस को कंट्रोल में लेके आती है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी में एक और चीज आती है, वो मैं अभी बता दूंगा। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को एज अ वेपन यूज करा जाता है, जिससे क्या है मार्केट में मनी सप्लाई को कम करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है, जिससे क्या होता है एक एवरेज सिचुएशन आ जाती है। बट अगर जो ज्यादा ही मनी कंट्रोल कर दी जाए, मार्केट में पैसों की, मनी की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी जाए, उससे क्या होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन आएगी। डिफ्लेशन से क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं जो है क्लोथ सेल करता हूँ, उसका बेस प्राइस क्या था, मतलब मैंने जो है मान लीजिए 300 रुपए की शर्ट सेल करता था। लोगों के पास पता है हमें कि मार्केट में मनी सप्लाई नहीं है, तो मैंने उसके प्राइसेस कम कर दिए, 300 से 250 कर दिए। लोग फिर भी परचेज नहीं कर रहे। अब जब लोगों के पास पैसों की कमी है तो उन पैसों को अपनी नेसेसिटीज में यूज करेंगे या फिर न्यू क्लोथ्स परचेज करेंगे, जबकि उनके पास ऑलरेडी हैं। अब क्या है, वो परचेज ही नहीं करते। मैं कहता हूँ कि यार चलो आप सबके लिए मैं थोड़ा अपना जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट के साथ, 50% ऑफ 150 में सेल करने के लिए रेडी हो जाता हूँ, बट वो फिर भी नहीं परचेज करते। अब इधर ही एक सिचुएशन फील करना, आप जो है होलसेलर हो क्लोथ्स के, मेरे ही जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो कि रिटेलर हैं। अब हमारे पास से डिमांड ही नहीं आ रही है, लोगों की डिमांड हमारे पास नहीं आ रही है, तो हम सेल नहीं कर पा रहे। हम सेल नहीं कर पा रहे तो आप हमें नहीं भेज पा रहे। जब होलसेलर से सप्लाई रिटेलर के पास रुकी पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली पुराना स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ, तो नया स्टॉक लेके क्या करेंगे, तो मैंने आपसे डिमांड नहीं करी। डिमांड अच्छी होगी तभी इंडस्ट्रीज जो है प्रोड्यूस करेंगी, प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी में जो है स्टेबिलिटी बनी रहेगी पैसों की। जब मैं प्रोडक्शन रोक दूंगा तो मेरे को प्रॉफिट कहां से आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो मेरे पास जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, मैं उनकी सैलरी कहां से दूंगा। तो इसलिए क्या करता हूं, मैं कुछ लोगों को जॉब से निकाल देता हूं। डिफ्लेशन की वजह से जॉबलेस हो जाते हैं लोग, डिफ्लेशन की वजह से मनी सप्लाई जो है मार्केट में पूरी रुक जाती है, डिफ्लेशन की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पूरी कंट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है और इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन किस लिए अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज मार्केट में इतनी ज्यादा महंगाई हो जाती है कि हम अपनी नेसेसिटीज को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। भले ही हमारे पास पैसे सही, बट उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज मीन्स टू सेटिस्फाई दोस वांट्स आर लिमिटेड। मतलब कि इंसान के पास पैसा हो तो वो बहुत सारी चीजें खरीदेगा, क्योंकि उसकी वांट्स, उसकी इच्छाएं जो है बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर जो उनके पास पैसा होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो डिमांड कहां से कंप्लीट होगी। इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन भी ज्यादा बेकार है, डिफ्लेशन भी खराब है। अब इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल कैसे करा जाता है, कैसे इकोनॉमी को एवरेज पे लेके आया जाता है। मान लीजिए डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है आपके सामने, तो उसको एवरेज पे कौन लेके आएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, कौन संभालता है, मॉनेटरी अथॉरिटीज, मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी से रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस लेने होंगे वो आरबीआई लेगी। एंड फिस्कल पॉलिसी को कौन संभालता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। इन दोनों पॉलिसीज को एज अ वेपन यूज करा जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से बैंकों में, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। मनी सप्लाई बैंक्स में इंक्रीज होगी तो वो क्या है, कम रेट में जो है ऑफर करेंगे लोन जनरल पब्लिक को। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में आप अकाउंट होल्डर हैं, अब जैसे ही एचडीएफसी बैंक के पास आरबीआई के पास से पैसे आते हैं एज अ लोन, तो वो क्या करता है, अपने जितने भी कस्टमर बेस है उसका, उन सभी को कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू बोलता है कि हमारे पास इतने कम परसेंट में जो है लोन अवेलेबल है, अगर जो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या है, आप उनसे लोन ले लेते हो। आप लोन लोगे तो मतलब आपके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आप उसको मार्केट में सर्कुलेट करोगे। मान लीजिए आपने होम परचेज करना है तो होम लोन लिया, कार परचेज करनी है कार लोन लिया। ठीक है, होम की डिमांड बढ़ी। अब होम के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, घर के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, सीमेंट चाहिए होता है, उन सारी चीजों को जोड़ने के लिए लेबर्स चाहिए होते हैं। तो इससे क्या है, लेबर्स चाहिए होते हैं तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। दूसरी चीज, ईंटें और सीमेंट जो है वो लेबर्स तो बनेंगे नहीं, वो कहां से आएंगे, कंपनी से, इंडस्ट्रीज से। इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या है, जब आपने डिमांड करी, आप डिमांड ही तो कर रहे हैं एक तरीके से, आपने डिमांड करी तो वहां पे क्या था, प्रोडक्शन और इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन इंक्रीज हुई
तो उनको और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जिससे क्या है वापस से इकोनॉमी अपने स्टेबल लेवल पे आ जाएगी। इसी तरीके से और भी सेक्टर्स में होता है। मान लीजिए कार लोन लिया किसी ने, तो कार में भी अलग अलग तरीके की चीजें यूज होती हैं, उसकी भी डिमांड होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट, हर चीज पे जो है इफेक्ट पड़ता है। इस सारी चीजों से जो है स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। दूसरी ओर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला टैक्सेस, दूसरा क्या आता है एक्सपेंडिचर। टैक्सेस और एक्सपेंडिचर, टैक्सेस में क्या होता है, मान लीजिए डिफ्लेशन सिचुएशन को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, तो जहां पे टैक्सेस मतलब जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां पे वो 18% चार्ज करते थे, अब वहां पे वो कम कर देंगे, बोलेंगे 10% दे देना। इससे क्या होगा, मान लीजिए आप फैन की डिमांड करते हैं, फैन 18 मतलब जो उसका बेस प्राइस था वो तो था ही, एज वेल एज उसमें 18% जीएसटी जो है इंक्लूड हो जाती थी, जिससे जो है उसका प्राइस अप हो जाता था। अब 18% में मान लीजिए वो 100 रुपए का है, 100 रुपए का 18% 18 रुपए, मतलब वो 118 का पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला अब कि आप 18 रुपए नहीं, मेरे को भाई 10% जीएसटी लगा रहे हैं, तो अब वो आपको 110 का पड़ेगा, मतलब कि पहले से सस्ता पड़ा। तो आप क्या करोगे, डिमांड और इंक्रीज करोगे। ये एक इनडायरेक्टली जो है ना जाल होता है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एक तरीके से वेपन की तरह यूज करते हैं, की वजह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को एवरेज कर दिया जाता है। दूसरी ओर वहीं एक्सपेंडिचर की बात करें, अभी पढ़ा था ना फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस और एक्सपेंडिचर आते हैं, तो एक्सपेंडिचर में क्या करती है गवर्नमेंट, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की एबिलिटी को, मतलब एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए वो खर्चा करती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आते हैं, हाईवेज आते हैं, आपके स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं। अब इनमें क्या होगा, इन्हें बनाने में पहली चीज तो लेबर से ज्यादा यूज होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरी चीज, जब ये बन के रेडी हो जाएंगे तो स्कूल्स में क्या है, बच्चे पढ़ेंगे जो कि आगे जाके और इकोनॉमी में हमें हेल्प करेंगे। दूसरी चीज, उसके लिए टीचर्स लगेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लगेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उनके लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, एक इकोनॉमी एवरेज लेवल पे आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों चीजों को कंट्रोल कर दिया जाता है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है एंड इसकी समरी आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, रिसोर्सेज कम है तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे जो कि आपको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, वहीं पे ही दूसरी ओर हम बात करें तो डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन में क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट, गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कम करती है। मतलब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं मैं, मॉनेटरी डिफ्लेशन की बात नहीं कर रहा। मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी, कम करेगी, तो उससे क्या होगा, जब मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा एवरेज पे आ जाएगी। अब इसको डिफ्लेशन से इंडिकेट मत करना कि इन्फ्लेशन कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगी, वहां पे लोगों एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो चीज नहीं है। यहाँ पे प्राइजेस को कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करी जा रही है, रिसोर्सेज उतनी है, सारी चीजें वो सारे लेवल पे हैं, बट एक बार मनी सप्लाई कम होगी, एवरेज पे लेके आनी है। अगर जो एवरेज से कम होती है, डिफ्लेशन की सिचुएशन इंक्रीज हो सकती है। और डिफ्लेशन में आपको पता ही है इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक बार डिफ्लेशन को समझते हैं। डिफ्लेशन में क्या होता है, ऑलरेडी मनी सप्लाई कम होती है, डिमांड उतनी होती नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, वहां के लिए जॉबलेस हो सकते हैं लोग, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए भाई ऑलरेडी जब मार्केट में सप्लाई है तो एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन क्यों करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसके पास जो लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी कैसे मिलेगी, इसलिए वो जॉब से निकाल देता है उन्हें, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये होती है डिफ्लेशन की सिचुएशन। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, आपका आरबीआई जो है लोन्स लैंड करता है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को लोन लैंड करते हैं, ऑफर करते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, जिससे क्या होता है, वापस से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई एवरेज पे आ जाती है और फिर डिमांड होने लगती है, प्रोडक्शन होने लगती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है और एवरेज हो जाता है। वहीं पे गवर्नमेंट कैसे करती है, फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं, वो टैक्सेस में छूट देते हैं, जिससे क्या है, एक बेनिफिट होता है, लोगों के पास मनी सप्लाई तो आ गई है, वो सेव करके ना रख लें। ये भी होता है ना एक, अगर जो उन्होंने सेव करके रख लिया तो भाई डिमांड कहाँ से होगी, इसलिए वो टैक्सेस को कम करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि टैक्सेस देखो कम हो गए, प्राइस कम हो गए, आप डिमांड करो। एक बार डिमांड करने लग गए तो फिर प्रोडक्शन होगा, वापस से एवरेज हो जाएगा। वहीं पे दूसरी ओर
एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसे जो होते हैं वो एक्सपेंड करने में यूज करते हैं, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता है, रोड्स ही नहीं आते, रोड आते हैं, हाईवे आते हैं, स्कूल, इंडस्ट्री सेटअप करती है, हॉस्पिटल सेटअप करती है। इसमें जब ये सारी चीजें सेटअप होंगी तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके पास उनको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी, उनके पास पैसा आएगा, वो वापस से डिमांड करेंगे, वापस से प्रोडक्शन होगी। ये सारा एवरेज पे लेवल पे होता रहेगा। बट जहाँ पे एवरेज से ऊपर गया तो फिर मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए स्टेप उठाएंगे, नीचे गया फिर उसे एवरेज पे लाने के लिए स्टेप्स उठाएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, कैसे मेंटेन करा जाता है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। सो टाटा बाय बाय।